सर आपने दो हमारे देश के प्रतिष्ठित जो एग्जाम होते हैं दोनों क्वालिफाई किया है, नीट भी और यूपीएससी भी। तो सर ज़्यादा भौकाल किसमें लगता है? फिर ज़्यादा भौकाल तो यूपीएससी में, नो डाउट। सर आपने दो प्रीलिम्स दिए हैं और दोनों क्वालिफाई किया है, तो सर प्रीलिम्स के लिए आप किस तरीके से पढ़ते थे? क्या आपका अप्रोच था? मतलब आप किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? किस तरीके से आप क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करते थे? क्या क्या आपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है? कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं? थोड़ा सा बताएं हमें डिटेल में। अगर आप रील्स जो आजकल चल रही है, रॉयल एंट्री रील्स, आप अगर गाड़ियों से चल रहे हैं ऐसे कि पूरा काफिला निकल रहा है, अगर आप इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत टफ रहेगा। सर हम सुनते हैं कि जब हमारा यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई होता है हमें अच्छे अच्छे ऑफर मिलते हैं, मतलब कि इस कोचिंग का प्रमोशन करो, इस बुक का प्रमोशन करो, पैसा ले जाओ। तो सर ऐसा होता है कि मतलब केवल अफवाह ही फैली हुई है? सर एक क्वेश्चन है सर, टॉपर्स की बातों में कितनी सच्चाई होती है? मतलब यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सर कुछ मतलब मिला जुला के ही बोला जाता है कि सब कुछ सच ही बोलते हैं। उसके बाद सर मतलब गांव परिवार में कैसा कैसा क्या माहौल रहा? मतलब स्वागत वगत हुआ कि नहीं? दबा के बस स्वागत बिल्कुल हुआ। यूपी में अगर आप बनते हैं तो उसका अलग ही स्वागत होता है सर। वो था सर, अ मैन हु वांट्स टू डू समथिंग फाइंड्स अ वे एंड हु डजंट फाइंड्स एन एक्सक्यूज। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसे रास्ता मिल ही जाता है, और जो कुछ नहीं करना चाहता तो उसे बहाना मिल जाता है। जय हिंद दोस्तों अगर आप भी कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी, तो यूपीएससी एग्जाम को लेकर आप सबके मन में कई सारे प्रश्न होंगे। प्रश्न ये होगा कि यूपीएससी एग्जाम के लिए एक सही रणनीति क्या होती है, किस तरीके से आप तैयारी करें कि आपको यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनकी क्या रणनीति होती है। परंतु इन सब के बारे में जो आपके प्रश्न हैं उनका जो आंसर होता है वो कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट ही दे सकता है, क्योंकि उनके पास ये पता होगा उनको कि उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो उन्हें पूरा आइडिया होगा किस तरीके से आप पढ़ेंगे, एक ग्राउंड रियलिटी क्या होता है यूपीएससी एग्जाम का, यूपीएससी एग्जाम को लेकर आप किस तरीके से पढ़ें ताकि आपको यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। पहले दूसरे प्रयास में जिनका होता है उनकी क्या रणनीति होती है। तो इन सब के बारे में आप सबको जानना होता है, तो किसी टॉपर से, किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट से। और एक ऐसी ही सुझाव के लिए, एक ऐसी ही स्ट्रेटजी के लिए आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं श्री अभिषेक सिंह सर, जिन्होंने यूपीएससी 2024 के अंदर AIR 287 स्कोर किया है और सर ने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है। सर पेशे से MBBS डॉक्टर हैं और सर की जो जर्नी रही है सर का दूसरा प्रयास रहा है। बाकी चीज़ें को जो हम सर के साथ जब बातचीत करेंगे उस वक्त हम जानेंगे। तो सबसे पहले अभिषेक सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। माय प्लेजर सर। सर हम शुरुआत में चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर हम सबको अवेयर कराएं कि आपने पढ़ाई लिखाई किस तरीके से किया, किस तरीके से MBBS करते करते आप यूपीएससी एग्जाम देने के बारे में आपने सोच लिया और आपने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। यस सर। तो मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह है और मैं मूलतः आगरा का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग 12th तक आगरा में शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज से हुई। फिर उसके बाद मैंने अपने नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फिर उसके बाद 2017 में मेरा MBBS में सिलेक्शन हुआ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। और सर फिर MBBS के 3rd ईयर में मैंने सीरियसली UPSC के बारे में सोचा और फिर वहीं से मैंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट की। सर फिर उसके बाद फिर इंटर्नशिप के टाइम मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया 2023 में। उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, बट क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मेरी इंटर्नशिप पोस्टिंग्स चल रही थी तो मेंस के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। इसीलिए सर फिर वहाँ पे थोड़ा सा गिव अप वाला एटीट्यूड आया जी। बट स्टिल फिर उसके इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट अपना दिल्ली में आके 2024 वाला दिया और इस अटेम्प्ट में मैंने ऑल इंडिया रैंक 287 हासिल की है सर। जी सर, ऑल इंडिया रैंक 287 अपने आप में एक अच्छा मतलब रैंक होता है। हम सबका सपना होता है कि हम सब यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर लें, बट जब रैंक हमारी थोड़ी सी अच्छी आती है तो हमें और अच्छा लगता है। सर थोड़ा सा हम आपके KGMU वाले मतलब मूवमेंट पे बात करेंगे, जो आप जब आप KGMU में पढ़ाई करते थे सर, उस टाइम सर क्या माहौल था वहाँ पे, किस तरीके से वहाँ पे मतलब आपको क्या कैसा लगता था? मतलब चूँकि सर आपने नीट क्वालिफाई किया स्टार्टिंग में, और नीट भी अपने आप में काफ़ी प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है, उस वो भी काफ़ी टफ होता है, बच्चे उसके लिए भी काफ़ी जो है मेहनत करते हैं। और जब आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और KGMU जैसे कॉलेज में जाते हैं तो सर वहाँ पे क्या माहौल होता है, वहाँ पे किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं नई नई? यस सर। यस सर, नीट क्लियर करना ऑब्वियसली बहुत से लोगों का ड्रीम होता है। और जब आप नीट क्लियर करते हैं और आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं एज अ डॉक्टर, आपके बहुत सारे सपने फुलफ़िल होते हैं। आप वहाँ पर जाते हैं
एमबीबीएस की पढ़ाई स्टार्ट होती है, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप एक कैडेवर आपको देखने को मिलता है फर्स्ट ईयर में, एनाटमी, फिजियोलॉजी, आप सारे सब्जेक्ट से रूबरू होते हैं, तो वो अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हमारे फुलफ़िल हो रहे होते हैं। हम सबसे पहली बार स्टेथोस्कोप अपने गले में डालते हैं वाइट एप्रन हम पहनते हैं, तो हमारे बहुत सारे सपने फुलफ़िल होते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं फ़र्स्ट ईयर में अपने कॉलेज के जीमी में पहुंचा, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस लगे मुझे। ये तो सर जो आपने जैसा कि बताया कि जब आप पहली बार गले में पहनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सर जब वो मैं थोड़ा सा नीट वाले पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा अभी, क्योंकि सर कई एस्पिरेंट जो होते हैं कि वो नीट कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि यूपीएससी हम नहीं कर पाएंगे। तो सर नीट के आपने जैसे कि बताया जब आप थर्ड ईयर में थे तभी आपने यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर दिया। तो सर नीट के सिलेबस के साथ साथ यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस कैसे कवर किया आपने? सर नीट पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है। अगर आप ऑलरेडी नीट क्वालिफाइड हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक एप्टीट्यूड बन जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। जैसे आजकल रिसेंटली एक ट्रेंड चल रहा है एलिमिनेशन टेक्निक, जी ये सारी चीज़ें अगर आप ऑलरेडी नीट क्वालिफाइड हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके एप्टीट्यूड में झलकने लगता है, और कहीं ना कहीं आपको हल्की फुल्की एज मिल सकती है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। बट फिर उसके बाद सर एमबीबीएस में क्योंकि बिल्कुल ही पैटर्न फिर अलग हो जाता है, एमबीबीएस की स्टडीज़ बिल्कुल अलग हैं, यूपीएससी का सिलेबस बिल्कुल अलग है, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ पड़ा। जी इसी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा थोड़ा बहुत बेहतरीन नहीं गया, जितना मैंने चाहा उतना नहीं हो पाया, क्योंकि एमबीबीएस भी एक अपने आप में एक बहुत ही टेडियस टास्क है। बिल्कुल सर। बट उसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत अपना फाउंडेशन यूपीएससी का स्टार्ट कर सकते हैं, और मैंने एमबीबीएस थर्ड ईयर से अपना ऐसे ही स्टार्ट किया। बट एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो आप यूपीएससी के सिलेबस को आउट ऑफ क्यूरियसिटी पढ़ने की पहले कोशिश करिए। जी आप यूपीएससी को एक एग्ज़ाम की तरह ना लें अपने एमबीबीएस के साथ। जैसे मैं अपना अगर एग्जांपल दूं, तो मैंने इसको क्यूरियसिटी के लिए पढ़ा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था जी इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जानना, इकोनॉमिक्स कैसे वर्क कर रही है, कंट्री हमारी पूरी कैसे रन हो रही है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ज्योग्राफी के बारे में हम जानते हैं। क्योंकि आप एमबीबीएस में आप आ जाते हैं, किसी भी आप टेक्निकल बैकग्राउंड में हैं, तो आपका पूरा स्टडीज़ जो भी रहती है वो बहुत ही टेक्निकलिटीज़ वाली रहती है। जी तो आप कभी भी वहाँ से बोर हो तो एक एस्केप की तरह आपको मिल सकता है। जी तो बहुत ही लेबोरियस तरीके से नहीं हमें एकदम लेना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। अगर ग्रेजुएशन ही हमारा वीक रह जाएगा तो आगे के लिए डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। तो एट द सेम टाइम ग्रेजुएशन भी हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है, बट थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं सर। जी सर जो आपका बैकग्राउंड रहा एजुकेशनल, उसे हम देख के जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि सर आपने शुरुआत से यूपीएससी के बारे में नहीं सोचा है। शुरुआत में आपने ये सोचा कि मैं नीट दूंगा, मैं बनूंगा डॉक्टर। तो सर यूपीएससी के लिए आपने कब सोचना स्टार्ट कर दिया? और मतलब जब आपने सोचा कि सर कोई मूवमेंट होता है जब हम सोचते हैं, हम कुछ किसी को देखते हैं या फिर किसी मतलब हमारे रिलेटिव कोई होते हैं या फिर फैमिली में कोई होता है जो बताता है मुझे कि यूपीएससी एग्जाम दे दो, आईएएस बन जाओगे, ये हो जाएगा। तो सर ऐसा कुछ हुआ कि मतलब आपने अचानक से सोच लिया? वैसे एक्चुअली बैक ऑफ द माइंड मेरे नीट से पहले ही बैक ऑफ द माइंड मेरे था सिविल सर्विसेज का ट्राई करना। मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत मुझे बताया था, बट ऑल्दो क्योंकि फैमिली में दूर दूर तक कोई नहीं था, तो एकदम डीप इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी एग्ज़ाम की भी और सर्विसेज की भी। बट सर क्योंकि ट्वेल्थ के जस्ट बाद बहुत ही नाइव एज, बहुत ही छोटी एज होती है, तो मैं अपने बड़े भाई से इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि उन्होंने एमबीबीएस किया था, तो मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ उनके डिसीजन से, तो मैंने भी एमबीबीएस किया। बट एमबीबीएस में आने के बाद मैं कुछ सीनियर्स से मिला जो ऑलरेडी सर्विस में थे। मैंने उनके थ्रू थोड़ा सा जाना कि एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम साइकिल क्या है, और सर्विस में जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको किस तरह बहुत सारी डाइवर्सिटी मिल सकती है। तो ये सब चीज़ों से मैं और थोड़ा इंस्पायर हुआ। फिर मैंने पर्सनली भी थोड़ा इन डेप्थ में जाना है इस पूरे प्रोसेस को, और फिर एमबीबीएस थर्ड ईयर से मैंने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट करने की कोशिश की सर। जी सर आपने दो हमारे देश के प्रतिष्ठित जो एग्जाम होते हैं वो दोनों क्वालिफाई किया है, नीट भी और यूपीएससी भी। तो सर ज़्यादा भौकाल किस में लगता है? मतलब नीट जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी एज बहुत कम होती है, उस टाइम आपको लगता है यार क्या अचीव कर लिया हमने। और जब यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं थोड़ा सा एज बढ़ जाता है, लेकिन सर प्रतिष्ठित जो अपना जो सम्मान मिलता है थोड़ा सा और मिलता है। तो सर ज़्यादा भौकाल आपको किस में लगा? सर ज़्यादा भौकाल तो यूपीएससी में, नो डाउट। नहीं सर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग नीट क्वालिफाई कर रहे हैं उनको भी मतलब बराबर मालाएं पहना के पूरा एकदम रोड शो हो रहा है। Yes, इस काइंड का हम देख रहे हैं। तो अभी जैसे नीट का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, तो अभी तक मतलब मेरा तो वैसा कुछ है नहीं रील देखने में कि नीट वालों का, तो बट आ जाता है। यस सर। एक्चुअली सर नीट में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर का डेटा अराउंड 25 लाख स्टूडेंट्स अगर बैठ रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, और उसमें आप कोई भी रैंक ला पाते हैं और आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपने आप में एक अचीवमेंट है और सेलिब्रेट करना भी चाहिए। बट अगर हम सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो नो डाउट यूपीएससी में सिलेक्शन रेशियो नीट से भी बहुत कम है। जी तो सर
ऑल्दो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही बेस्ट हैं। अब ये डिपेंड करता है सर किसी का पैशन क्या है। अगर कोई एज अ डॉक्टर सर्व करना चाहता है नेशन को, तो उसके लिए उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जी। बट मेरे केस में थोड़ा अलग था अच्छा। तो इसलिए मैं यूपीएससी की तरफ स्विच किया। बट एज अ डॉक्टर भी बहुत ही बेस्ट प्रोफाइल है, करियर प्रोफाइल बहुत अच्छा है सर। जी। सर थोड़ा सा हम यूपीएससी वाली तैयारी के पेज पे आना चाहेंगे। राइट सर। सर आपने 2 प्रीलिम्स दिए हैं और दोनों क्वालिफाई किया है। तो सर प्रीलिम्स के लिए आप किस तरीके से पढ़ते थे? क्या आपका अप्रोच था? मतलब आप किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? किस तरीके से आप क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करते थे? क्या-क्या आपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है? कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी हुई हैं? थोड़ा-सा आप बताएँ हमें Yes. डिटेल में। जैसे प्रीलिम्स में मेरा अप्रोच थोड़ा जो कन्वेंशनल अप्रोच होता है उससे थोड़ा सा अलग था। स्टूडेंट्स मोस्टली फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बट मेरे प्रायोरिटी था सेक्शनल टेस्ट। ओके। मैंने कोई भी अगर सबसे पहले मैंने अपने सारा बुक रिसोर्सेज फिक्स किया। फॉर एग्जांपल एंशंट हिस्ट्री, अगर मैंने आर एस शर्मा सर की बुक मैंने फिक्स की, जी। फिर मैंने पूरा एंशंट हिस्ट्री को कवर किया एक बार होलिस्टिकली अच्छे से, फिर उसको रिवाइज़ किया, फिर मैंने एक सेक्शनल टेस्ट दिया सर। फिर उस सेक्शनल टेस्ट से मेरे 2 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि उस सेक्शनल टेस्ट में मेरे सोर्स से कितने क्वेश्चन हैं, और सेकंड उस जो भी मेरे सोर्सेज से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें से मेरे कितने करेक्ट जा रहे हैं, मेरी एक्यूरेसी कितनी रह रही है। तो इससे सर फर्स्टली तो मुझे पता चल जा रहा है कि मेरा सोर्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, मोस्टली क्वेश्चंस उसमें से आ रहे हैं। सेकेंडली मेरे रिवीजन का स्टैंडर्ड क्या है। अगर मुझे लगता था कि एक्यूरेसी काफ़ी कम है तो मैं रिवीजन अपना बढ़ाता था, और मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलती थी सर। जी। तो इस तरह से आप अपने टेस्ट सीरीज से यूज़ करके आप अपने नॉलेज की डेप्थ को चेक कर सकते हैं सर। सर कौन-कौन सी बुक्स आपने पढ़ी हैं प्रीलिम्स के लिए अगर आप बताना चाहें? राइट सर। सर एंशंट हिस्ट्री में आर एस शर्मा सर की बुक, मिडिवल हिस्ट्री में सतीश चंद्रा सर की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, जी। एंड सर पॉलिटी में लक्ष्मीकांत। सर ज्योग्राफी में मैंने कोचिंग के नोट्स प्रेफर किए थे, अपने कोचिंग के अनअकैडमी के सुदर्शन गुर्जर सर के नोट्स। इन्वायरमेंट भी मैंने सुदर्शन गुर्जर सर से कंप्लीट किया है। इकोनॉमिक्स में मैंने मृणाल पटेल सर का पूरा कंप्लीट कोर्स किया था मॉड्यूल। ऐसे बाकी जो मेंस वाला जितना भी सिलेबस था वो सारा मैंने सारथी आईएएस कोचिंग से उनका एमएमपी प्लस मॉड्यूल लिया था सर। सर इन्वायरमेंट वगैरह? इन्वायरमेंट सुदर्शन गुर्जर सर से कंप्लीट किया। साइंस एंड टेक मैंने एडिशनली कुछ पढ़ा नहीं, मैं मोस्टली करंट अफेयर्स पर रिलाई करता था सर। जी। और करंट अफेयर्स के लिए सर जो विजन आईएएस का ईयरली एंड पे पीटी 365 आता है, जी। उनको मैंने हॉलिस्टिकली कवर करने की कोशिश की। ऑल्दो बहुत बल्कि होता है मटेरियल, जी। बट स्टिल मैंने कोशिश की मैं 2-3 बार उन्हें किसी तरह रिवाइज करूँ। तो ये सारा मेरा सोर्स था सर। जी। सर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, उनको डिटेल में पढ़ने के बाद सर हमारा नॉलेज तो काफ़ी बढ़ जाता है। तो सर आपको क्या लगा कि जब आपने इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा हुआ था, जब आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करते थे, उस टाइम सर आपका नॉलेज का लेवल क्या था? उस टाइम आप किस तरीके से सोचते थे? और जब आपने सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया, जो होता है एक आईएएस वाला लेवल का जब आपका नॉलेज हो गया, तो सर अब आप किस तरीके से किसी पर्सपेक्टिव मतलब किसी चीज़ को आप देख रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है कि इसको हमें किस तरीके से देखना है? मतलब पॉजिटिव भी देखना है, नेगेटिव भी देखना है कि दोनों मिला के देखना है? जब आप प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस पूरा होलिस्टिकली कवर कर लेते हैं, फिर आपको इवन डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को भी आप जब देखते हैं तो आपका माइंडसेट बिल्कुल कंप्लीटली चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर बारिश भी हो रही है तो आपके दिमाग में आता है अच्छा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं जी। और इस वजह से रेनफॉल हो रहा है। और इवन पॉलिटिकल फील्ड में भी आप देखेंगे, आप एमएलए एमपीज़ आप समझ पाएंगे कि पार्लियामेंट की कैसे प्रोसेस पूरा होता है। आप पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। सर जब हम मेंस एग्जाम देते हैं तो सर वहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज बहुत होता है, हम इतना सब कुछ पढ़ के जाते हैं तो नॉलेज कई बार ज़्यादा होता है, बट हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जब हम आंसर लिखते हैं तो हमसे छूट जाता है, या फिर हम उसको शो ऑफ नहीं कर पा रहे, अपने नॉलेज को उसमें हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो सर किस तरीके से अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट किया जाता है? एक अच्छा आंसर किस तरीके से हम लिख सकते हैं? राइट सर। सर आंसर राइटिंग में सर जो चीज़ मेरे लिए वर्क की मुझे लगता है, इंट्रोडक्शन थोड़े कैची लिख सकते हैं हम। ओके। क्वेश्चन में जो डिमांड रही है उसको हम समझें और उसके बेसिस पे हम अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिखें। सेकेंडली सर जो हम बॉडी में पॉइंट्स यूज़ करें, उन पॉइंट्स में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सारे पॉइंट्स को एग्जांपल्स के साथ सब्सटेंशिएट कर पाएँ। हम कुछ डेटा यूज़ करें, कुछ फिगर्स हम यूज़ करें, या फिर कुछ बार डायग्राम, या हमें कोई भी चीज़ अगर हम एज अ पैराग्राफ शो करने से बेहतर है हम उसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में या किसी डायग्राम की फॉर्म में बता पाएँ। जी। और प्रेजेंटेशन थोड़ा नीट एंड क्लीन हो सर। तो मुझे लगता है ये चीज़ मेरे केस में वर्क करी सर। जी। सर थोड़ा सा इंटरव्यू पे भी बात कर लेते हैं। जी। सर जब आपने पर्सनालिटी टेस्ट दिया तो आपका क्या अनुभव रहा? आपको कैसा लगा? मतलब आपने मॉक भी दिया होगा और आपने रियल इंटरव्यू भी दिया है और आप क्वालिफाई भी हुए हैं, तो सर दोनों का अनुभव क्या रहा आपका? मॉक भी जब आपने दिया उस टाइम क्या आपका अनुभव रहता था पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर, और जब आपने रियल दिया तो उस टाइम आपको क्या अनुभव रहा? यस सर।
सर मॉक इंटरव्यूज़ के टाइम पे मुझे लगता है क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो रहा था। जी। फर्स्ट ऐसा पहली बार हो रहा था कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि एमबीबीएस फील्ड में ऐसा इंटरव्यू से कभी भी वास्ता नहीं हुआ। वास्ता नहीं होता है। जबकि टेक्निकल जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में होता है, क्योंकि आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ देने होते हैं, बट ऐसा एमबीबीएस फील्ड में नहीं होता। तो जब मैं फर्स्ट टाइम अपना मॉक देने गया तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। जी। इवन मैं जो पैनलिस्ट थे उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर कैचअप कर पा रहा था, और बहुत ही नर्वसनेस शो हो रही थी मेरे फेस पे। बट धीरे धीरे मैंने 6-7 मॉक इंटरव्यू दिए तो वो चीज़ मुझे लगा कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस थोड़ा शो होने लगा। जो रियल इंटरव्यू था मेरा वो काफ़ी कॉन्फिडेंट गया। वहाँ मैं ज़्यादा नर्वस नहीं हुआ, जी। और क्वेश्चंस कुछ ना कुछ ओवरलैप हुए मॉक इंटरव्यू से, क्योंकि एमबीबीएस बैकग्राउंड है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे रियल इंटरव्यू में भी हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग रहे। जी। और ऐसे ऐसे एक आधा क्वेश्चन ऐसे बता दे जो आपको बड़े इंटरेस्टिंग लगे हों, जो आपको लगता हो कि यार बताता हूँ लोगों को थोड़ा सा सुन के अच्छा लगेगा, इनका थोड़ा सा जो डर है मॉक इंटरव्यू को लेकर या फिर रियल इंटरव्यू को लेकर थोड़ा कम हो जाएगा। यस सर। सो मॉक इंटरव्यू में एक पैनलिस्ट सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे लगता है मेरे ओपिनियन में इंटरव्यू इज़ नॉट अ गुड थिंग। जी। इंटरव्यू यूपीएससी से हट जाना चाहिए और इसकी जगह ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। उन्होंने मुझसे मेरा ओपिनियन पूछा इस बेसिस पे, तो मैंने अपने ओपिनियन में बोला सर इंटरव्यू इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि जो पैनलिस्ट होते हैं उनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस मोर देन 130 ईयर्स है। सही तो कहीं ना कहीं वो हमारे ट्रेड्स जो एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स में होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ जज कर सकते हैं। तो इस पर करीब 2-3 मिनट हम लोगों के डिस्कशन हुआ। जी। सर तो इस तरह के कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे सर। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहे कि अगर आप हेल्थ सेक्रेटरी रहते हैं तो आप क्या 3 चेंजेस लाना चाहेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल सेटिंग में। तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जैसे फर्स्टली सपोर्ट स्टाफ की बहुत ही कमी है मेडिकल फ्रेटर्निटी में। ऑल्दो नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं अप टू WHO रेशियो हो गए हैं, बट सपोर्टिंग स्टाफ में कहीं ना कहीं कमी है। ये सारा हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन हुआ कि यूपी में ओपीडीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। जी। ये मोस्टली सर हेल्थ सेक्टर के अराउंड ही पूरा डिस्कशन रहा। जी। सर आपने जो ड्रीम देखा मतलब यूपीएससी एग्जाम देने का, आईएएस बनने का, वो तो आपने फुलफिल कर लिया। अब सर आपकी आगे की क्या जर्नी रहेगी? आपने आगे क्या सोच रखा है कि आप अब आईएएस बन जाएंगे तो उसके बाद आप किस तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने वाले हैं? यस सर। हाँ डेफिनेटली सर, मतलब एक अचीवमेंट तो अपने आप में फुलफिल हुआ है, जी। बट आफ्टर दैट जो भी एक्चुअली अभी जाके फाउंडेशन कोर्स में और थोड़ा एक्सपोजर होगा, हम किस तरह से सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ गुड सिविल सर्वेंट या फिर गुड ब्यूरोक्रेट। तो पूरा एम यही रहेगा सर कि अपनी तरफ से कैसे सर्विस में अपने जॉब प्रोफाइल के लिए टोटली अकाउंटेबल हो सकें। जी। मेन फोकस ये रहेगा सर। जी। सर जब आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए, विदाउट, क्योंकि बिना मोटिवेशन फैक्टर के आप इस जर्नी में लगे नहीं रह सकते हैं। आपका तो बड़ा अच्छा होगा कि आपका दूसरे प्रयास में हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका कि तीसरे चौथे पाँचवें प्रयास में होता है या फिर कई बार नहीं हो पाता किसी कारणवश। तो सर अपने आप को आप किस तरीके से मोटिवेट रखते थे? आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था? यस सर। सर आई थिंक इस केस में इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा वर्क करता है। ओके। अगर आप एक्सटर्नल चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर आप यूपीएससी प्रिपरेशन में आए ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ही टफ रहेगी जर्नी। जी। अगर आप रील्स जो आजकल चल रही है, रॉयल एंट्री रील्स आप अपनी अगर गाड़ियों से चल रहे ऐसा हैं। कि पूरा काफिला निकल रहा है, अगर आप इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत टफ रहेगा, जी। क्योंकि आपको 3 स्टेजेस से गुजरना है और तीनों अपने आप में बहुत ही टफ हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जर्नी काफ़ी टायरिंग रहेगी। बट अगर आप इंट्रेंसिकली पूरा मोटिवेटेड हैं कि आपको आपका खुद का ये ड्रीम है या खुद का पैशन है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं या आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं नेशन में, कुछ अच्छी डाइवर्स प्रोफाइल में जाना चाहते हैं जॉब में, तो आई थिंक ये ज़्यादा वर्क करेगा आपके लिए सर। जी। सर आपके लिए सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा रहा तैयारी के दौरान? सर सर सबसे चैलेंजिंग फेज़ मुझे लगता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने मेंस दिया, जी। क्योंकि उस टाइम सर मेरा एमबीबीएस का इंटर्नशिप भी चल रहा था और 8 से 10 घंटे करीब ड्यूटी में देने होते हैं, जी। और एट द सेम टाइम मुझे अपने यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करना था, वो भी मेंस प्रिपरेशन करना था। बिल्कुल नोट्स मेरे उस टाइम प्रिपेयर थे नहीं, तो काफ़ी टफ पड़ा मेरे लिए सर वो। ऑल्दो फिर इन द एंड आते आते मैंने गिव अप ही कर दिया, जी। बट सर वो सबसे टफ फेज था मेरे लिए कि मैं जो करना चाह रहा था वो मैं कर नहीं पा रहा था। जी। तो मैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा था। जी। सर सर एक प्रश्न को लेकर मेरे मन में उत्सुकता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसका आंसर। सर हम सुनते हैं कि जब हमारा यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई होता है हमें अच्छे अच्छे ऑफर मिलते हैं, मतलब कि इस कोचिंग का प्रमोशन करो, इस बुक का प्रमोशन करो, पैसा ले जाओ। तो सर ऐसा होता है कि मतलब केवल अफवाह ही फैली हुई है?
अच्छा, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है सर। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा जी। है। अभी तक तो किसी कोचिंग ऐसा कुछ रहा नहीं। मैंने जिस जिस कोचिंग का मैं एक्चुअल स्टूडेंट रहा, उन्होंने मुझे बुलाया और वहाँ वहाँ मैं गया। जैसे अनअकैडमी का मैं फाउंडेशन कोर्स का स्टूडेंट रहा, जी। तो मैं उनके प्रोग्राम में गया और जहाँ जहाँ रहा। बट एज सच मेरे साथ अभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ऑल्दो उड़ती उड़ती खबर मैंने सुनी है सर, जी। बट मेरे पास इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं। मतलब हम बोल सकते हैं कि सर अफवाह काइंड का है, क्योंकि हमने बहुत सुना हुआ है कि भाई यूपीएससी एग्जाम निकलते हैं आप करोड़पति हो जाते हैं। हाँ सर। तो ऐसा कुछ मतलब होता नहीं, मतलब नहीं नहीं सर। ज़्यादातर सुन लो भाइयों, ज़्यादातर ऐसा कुछ होता नहीं, आधा तो अफवाह है और कहीं ना कहीं एक आध 2% तो सर हर चीज़ में होता है। हाँ तो सर, वो होता होगा, वो शायद हिडन होता होगा, बिलो द टेबल का ही होता होगा सर। जी। बट मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऐसा बिल्कुल नहीं रहा सर। जी सर, एक क्वेश्चन और सर, टॉपर्स की बातों में कितनी सच्चाई होती है? मतलब यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सर कुछ मतलब मिला जुला के भी बोला जाता है कि सब कुछ सच ही बोलते हैं? ये सर मुझे लगता है सर, टॉपर्स में भी कहीं ना ये कहीं प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अब तो आपके कई सारे टॉपर्स मित्र हो गए होंगे, तो रियलिटी तो हम लोग को नहीं पता चलेगा, आपको तो पता चल ही जाता होगा। यस सर। तो सर क्या मतलब रियलिटी क्या है? सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ऑनेस्टली बिल्कुल आंसर नहीं दे पाते हैं। अगर आप एकदम ऑनेस्टली आंसर देंगे तो शायद ये समझा जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं दी, जी। मेंस की टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी, बट स्टिल जनरल स्टडीज़ में बहुत अच्छा स्कोर किया है। बट अगर वो ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ऐसा बोलेंगे तो सब लोग ये समझेंगे कि ये फेक बोल रहा है या शो ऑफ कर रहा है। तो कुछ लोग अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे भी नहीं पाते हैं, थोड़ा सा पॉलिश्ड ओपिनियन रहता है। बट एट द एंड मुझे लगता है पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत ही सब्जेक्टिविटी वाली है। सभी का अल्टीमेट ट्रुथ अलग है, जी। हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग हैं। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है, आप हिंदी में स्ट्रॉन्ग है, आपका जीएस स्ट्रॉन्ग है, जी। या आपका जो भी ऑप्शनल का कोर रहा है, आपका जो ग्रेजुएशन रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको सारे टॉपर्स की एडवाइस सुननी चाहिए, टॉपर स्टॉक देखने चाहिए नो डाउट, बट उन्हें ब्लाइंडली 100% फॉलो नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आप अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, मैं पर्सनली जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने कई सारे टॉपर स्टॉक देखे जी। जिसमें बताया गया कि जनरल स्टडीज़ के लिए आपके पास फुल नोट्स होने चाहिए। कई सारे ऐसे टॉपर्स थे जिनके पास 4-5 रजिस्टर थे नोट्स के। बट क्योंकि मेरा एमबीबीएस के साथ प्रिपरेशन चल रही थी जी। तो मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बना पाऊँ। बट कुछ टॉपर्स ने ये भी कहा कि आप कीवर्ड्स वाले नोट्स बना सकते हैं, तो मैंने उन टॉपर्स को फॉलो किया, मैंने कीवर्ड वाले नोट्स बनाए, तो ये चीज़ मेरे लिए वर्क किया। अगर आपके पास टाइम है तो आप फुल लेंथ नोट्स बना सकते हैं हैंड रिटन, बट टाइम का शॉर्टेज है तो आप कीवर्ड वाले, मतलब आप सारे टॉपर स्टॉक देखिए बट अपने सर्कमस्टांसेस से जज करिए कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो सर आपको फैमिली सपोर्ट कितना मिला यूपीएससी तैयारी के दौरान? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारी फैमिली हमको सपोर्ट करती है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है। हमें लगता है कि हाँ हमारी फैमिली हमारे साथ है, क्योंकि सर समाज के लोग को अगर आप देखते होंगे तो मतलब कुछ ना कुछ अफवाह उड़ाते रहते हैं कि भाई पढ़ नहीं रहा है, या फिर पहला प्रयास आपने दिया नहीं हुआ तो पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे होगा। तो सर ऐसे में फैमिली सपोर्ट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सर आपको फैमिली सपोर्ट कितना मिला? मेरा तो पूरा डिसीजन ही फैमिली सपोर्ट के बेसिस पे ही है। एमबीबीएस एक स्टेबल करियर है, अगर आप स्विच करने का सोचेंगे तो ऑब्वियसली विदाउट फैमिली सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि एमबीबीएस में आप अर्न भी नहीं करते हैं, आफ्टर एमबीबीएस आप फिर से अनएम्प्लॉयड ही हैं, जी। तो आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मोरली भी फाइनेंशियली भी, हर तरह से सपोर्ट किया। एट द सेम टाइम मेरे सिबलिंग्स, एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर, दोनों लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। कभी भी मैं थोड़ा लो फील करता था, मोटिवेशन नहीं रहता था, कभी कभी मेरा टेस्ट में स्कोर कम आता था या कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम रहती थी तो मैं बड़ा ही फ्रीली भैया को या दीदी को कॉल कर लेता था। जी। तो पूरा कलेक्टिवली बहुत सपोर्ट रहा, इसी वजह से रैंक आया सर। सर थोड़ा सा रिजल्ट वाला मूवमेंट भी बताएं कि सर जब रिजल्ट आपने देखा, आपने अपनी रैंक देखी, आपको लगा कि हाँ फाइनली होगा, तो उसके बाद सर कैसा कैसा क्या क्या हुआ? सर उस टाइम पे मैं अपने रूम पे था, जी। 19 दिल्ली में? हाँ सर, दिल्ली में ही ORN में। जी। सर 19 अप्रैल को लास्ट इंटरव्यू हुआ था और 19 अप्रैल से ही हवा बन रही थी कि रिजल्ट आने वाला है। फिर रिजल्ट आया 22 अप्रैल को, तो मैं अपने ही रूम में था। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आज भी नहीं आएगा, शायद कल आएगा रिजल्ट, बट अचानक से PDF आया। फिर मैंने PDF डाउनलोड किया सर। फिर उसमें जो रोल नंबर है, रोल नंबर के जो न्यूमेरिक्स जैसे जैसे मैं टाइप करता जा रहा था वो ऊपर सर्च में आ रहा था 1 of 1। फाइनली मैंने जब अपनी रैंक देखी तो बड़ा ही सेटिस्फेक्शन फील हुआ सर। जी। 1-2 फ्रेंड्स भी थे मेरे रूम पे, पहले मैं एकदम थोड़ा नम था, मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। जी। फिर 2-3 बार उन्होंने पूछा कि कैसा रिजल्ट रहा, तब फिर मैंने बताया, थोड़ा एक्साइटमेंट से मैंने शाउट भी किया। अच्छा। फिर उसके बाद अगल बगल वाले रूम में भी सबको पता चल गया। फिर उसके बाद से सर फिर
याद ही नहीं है सर, मोमेंट में बह गया। उसके बाद सर मतलब गांव परिवार में कैसा कैसा क्या माहौल रहा, मतलब स्वागत वगत हुआ कि नहीं? दबा के हुआ सर स्वागत? स्वागत बिल्कुल हुआ। यूपी में अगर आप बनते हैं तो उसका अलग ही स्वागत होता है सर। जी। तो पूरा सर रोड शो टाइप हुआ। अच्छा। ऐसा काफ़ी, घर पे मैंने कॉल किया, इमीडिएटली मैंने बताया घर पे सभी को। पापा ऑफिस में थे, वहाँ पे बताया मैंने, मम्मी को अलग से कॉल करके बताया, भैया को, दीदी को, सभी लोगों को मैंने बताया। काफ़ी सभी लोग खुश थे सर। सर कहीं ना कहीं संतुष्टि तो हमें मिल जाती है, क्योंकि जब हम किसी जर्नी में लगे होते हैं 3-4 वर्ष का हम अपना समय देते हैं, तो हम इसे उम्मीद से देते हैं कि मेरा हो जाएगा, और जब वो मोमेंट आ जाता है तो हमें खुद में इतनी खुशी होती है कि हम उसको मतलब अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। Yes, हमें लगता है यार कैसे इसको व्यक्त कर दें। हाँ ऐसा। सर हमने कई चीज़ों पे बात किया, आपकी जर्नी से रिलेटेड हमने कुछ बात किया, कुछ तैयारी से जो आपका स्ट्रेटजी रहा उससे बात किया। सर अगर मुझसे कुछ मिस हो रहा है, आपको लगता है कि ये एस्पिरेंट को बता देता हूँ, थोड़ा सा इनका और हेल्प हो जाएगा, कुछ अपनी स्ट्रेटजी का या फिर कुछ ऐसा आपको मतलब आपने अलग किया हो, तो सर बताएं हमें। ऐसा अलग इन द सेंस ऐसा कुछ अलग नहीं रहा, बट मुझे लगता है सर तीनों स्टेजेस में जो एक चीज़ 100% आपको काम आएगी वो है कॉन्फिडेंस। तीनों स्टेजेस में अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, नो डाउट नॉलेज चाहिए, बट अगर नॉलेज के साथ आप कॉन्फिडेंट भी हैं जी। तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं और बेहतर होगा। सभी को लगता है कि मेरी प्रिपरेशन 100% नहीं हुई है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या पर्सनैलिटी टेस्ट हो। तीनों स्टेजेस से पहले मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन में भी बहुत कमी है। जी। टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर मेंस का रिजल्ट 1-1.5 महीने में आता है सर। मेंस देने के जस्ट बाद मुझे लगा मेरे जनरल स्टडीज़ में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे, तो मैंने फिर से जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की सर। जी। मैंने 2 मेंस के टेस्ट भी लिखे, बट जीएस में मेरे मार्क्स बहुत ही अच्छे आए हैं सर। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है पूरा। बस कॉन्फिडेंट रहना है, और प्रिपरेशन किसी की भी 100% नहीं रहती है। जी। आपको बस खुद पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आपने जितना भी किया है उतना आपको बेस्ट वहाँ पे शो करके आना है। जी। ये मेन अगर आप अपने साथ रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बहुत अच्छे ही आएंगे। जी। जितना आपके आने होंगे उससे बेटर ही आएंगे सर। सर इसी को लेकर कई बार हम जब एग्जाम आ जाते हैं, जैसे प्रीलिम्स आने वाला है, कल प्रीलिम्स परसों प्रीलिम्स है, तो हमें लगता है यार इस बार का अटेम्प्ट मैं छोड़ देता हूँ, मेरी तैयारी पूरी नहीं है। तो सर कैसे अपने आप को जज करें कि जो हमारी तैयारी है वो इस अटेम्प्ट को देने लायक है, मैं दूंगा तो मुझसे हो जाएगा? यस सर। सो आई थिंक इस केस में जो आप टेस्ट सीरीज़ कोई भी फॉलो करते हैं, आपका टेस्ट में कैसा स्कोर आ रहा है, इस चीज़ से आप जज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन का लेवल। जैसे मैंने सर सेक्शनल टेस्ट दिए सर। सेक्शनल टेस्ट में मेरा स्कोर अच्छा आ रहा था, फिर उसके बाद मैंने फुल लेंथ टेस्ट भी दिए, फुल लेंथ टेस्ट में भी मेरा ठीक स्कोर आ रहा था। बट मुझे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट रहें और टेस्ट में एवरेज से बेटर स्कोर रहना चाहिए। अगर आपका प्रिपरेशन ही नहीं है, आपने सिलेबस एक बार पूरा पढ़ा ही नहीं है, कवर ही नहीं किया है, आप सिर्फ लक के बेसिस पे अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप ड्रॉप कर दें। आपने सिलेबस पूरा कवर कर रखा है, आपने सेक्शनल टेस्ट भी कंप्लीट किए हैं, फुल एंड टेस्ट में भी आपका अबव एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द अटेम्प्ट सर। सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हम सबको अच्छे से गाइड किया, इसके लिए आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। हम कामना करेंगे कि आप इसी तरीके से अपने जीवन के उच्चतम स्तर तक जाएं और आप जो कुछ भी चाहते हो आपका वो फुलफिल हो। तो दोस्तों हमने सर के साथ बातचीत किया, हमने कोशिश किया है कि टाइम से जो भी आपको रिस्पांस मिलना चाहिए इतना समय अपना व्यक्त करने के बाद वो आप तक मिल पाए, आपको सर की स्ट्रेटजी पता चले, सर की जो जर्नी रही वो आपको पता चले। तो ये हमारी कोशिश है। अगर हमसे कुछ मिस हो रहा है या फिर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी सर के साथ जुड़ने के लिए जो भी सर के साथ जुड़ने का माध्यम, जैसे कि टेलीग्राम अगर सर का चैनल है या फिर इंस्टाग्राम सर का जो चैनल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके सर के साथ जुड़िए और सर से गाइडेंस लीजिए, क्योंकि एक सही गाइडेंस के साथ आपकी तैयारी कम समय में अच्छे से होती है। बाकी लास्ट में सर आप कुछ अगर लाइन बोलना चाहें एक मोटिवेशन शायरी काइंड की तो सर बोलिए। सर शायरी तो नहीं, एक कोट है। जी। जब मैं सर 8th क्लास में था तो स्कूल असेंबली में सभी को कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होता है, तो स्कूल असेंबली में मैंने एक थॉट बोला था और वो थॉट हमेशा कहीं ना कहीं मेरे जहन में रहा। वो था सर, अ मैन हु वांट्स टू डू समथिंग फाइंड्स अ वे एंड हु डजंट फाइंड्स एन एक्सक्यूज़। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसे रास्ता मिल ही जाता है, और जो कुछ नहीं करना चाहता तो उसे बहाना मिल जाता है। बहाने तो सब बना लेते हैं सर, लोग। तो आप या तो बहाना देखिए या फिर आप रास्ता ढूंढिए। ये और आप पे एक डिपेंड करता यस है। सर, एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िए। अपना एप्टीट्यूड ऐसा रखिए कि अगर मुझसे कोई गलती हो रही है इस प्रिपरेशन में तो मैं उसको इम्प्रूव करूं और आगे बढ़ूं। यही आई थिंक सर ये मोटो होना चाहिए प्रिपरेशन का, और दिस विल डेफिनेटली विल बी अ वे फॉरवर्ड सर। जी। तो दोस्तों सर के इसी कोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, एंड ऑल्सो थैंक यू टू यूपीएससी नीट सेक्टर प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आके एस्पिरेंट्स के
क्वेरीज़ को अगर सॉल्व कर पा रहे हैं, किसी भी एस्पिरेंट्स को अगर कुछ भी हेल्प मिल रही है, तो ये बहुत बड़ा रोल सर आपका प्लेटफॉर्म प्ले कर रहा है। My थैंक यू pleasure, सो sir. मच सर। Thank you, sir.